हेलो एंड वेलकम टू पार्ट 3 ऑफ जनवरी करंट अफेयर्स। तो ये हमारा आखिरी पार्ट है और इसके बाद हमारे जनवरी के जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। एंड नेक्स्ट सैटरडे हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं फरवरी के करंट अफेयर्स। तो इसी तरीके से हम हर महीने के करंट अफेयर्स को जो है वो ख़त्म करने वाले हैं अपने कोर्स के अंदर। तो पिछली क्लास में हमने एआई इम्पैक्ट समिट पर अपनी क्लास जो है वो लीव करी थी, तो आज हम यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद इंटरनेशनल अफेयर्स और स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर, नेशनल लेवल से कुछ करंट अफेयर्स और यहाँ पर इंडेक्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, बहुत ज़्यादा इंडिया की कहीं ना कहीं पर इसमें बदनामी हुई बिकॉज ऑफ गलगोटिया यूनिवर्सिटी, क्योंकि गलगोटिया यूनिवर्सिटी चाइना से एक रोबो डॉग लेकर आई थी। बट एनीवे हम उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम डिस्कस जो करेंगे वो यहाँ पर करने वाले हैं एआई इम्पैक्ट समिट जो है वो कब अनाउंस करी गई थी, क्या डेट को थी, क्या इसका पर्पस था, ये सारी चीजें। तो एआई इम्पैक्ट समिट was announced by प्राइम मिनिस्टर मोदी एट दी फ्रांस एआई एक्शन समिट। तो यानी कि जो हमारी कंट्री के अंदर एआई समिट हुई थी वो भी अनाउंस करी गई थी फ्रांस के एआई एक्शन समिट में। इसका जो की फीचर है वो ये है कि हमें ग्लोबल साउथ लीडरशिप को जो है वो साथ लेकर आना है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जब हम ग्लोबल साउथ के बारे में बात करते हैं तो ग्लोबल साउथ का मतलब है यहाँ पर जो डेवलपिंग, इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उनको हमें एआई की फील्ड में ज्यादा से ज्यादा पावरफुल बनाना है। मल्टीलेटरल कॉन्टिन्यूटी यानी कि ये G20 के एआई प्रिंसिपल्स के ऊपर ही एआई एक्शन समिट जो है वो हुई है, जहां पर यूएन एंड जीपीआई रेजोल्यूशन, अफ्रीकन डिक्लेरेशन ऑन एआई एंड हैम्बर्ग डिक्लेरेशन जो है वो यहां पर बताती है कि हाउ रिस्पॉन्सिबली वी हैव टू यूज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके 3 सूत्रास फ्रेमवर्क हैं, वो है पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस। इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ नहीं याद करना। हाँ, ये जरूर पता होना चाहिए, हमने ये तो पढ़ा कि फ्रांस में भी एआई एक्शन समिट हुई थी, लेकिन जब मैं ग्लोबल साउथ या फिर डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमीज की कॉन्टेक्स्ट में बात करता हूं तो ये फर्स्ट एवर ग्लोबल एआई समिट हुई जो कि ग्लोबल साउथ में हुई थी। यानी कि एक तरीके से ये मान के चलिए कि डेवलपिंग कंट्री में अगर कोई एआई समिट हो रही है तो वो इंडिया में हुई थी। नेक्स्ट आता है भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026। ये किस लिए थी? ये था एक एग्जीबिशन फॉर पावर एंड द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, और इसका थीम क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ, एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी एंड कनेक्टिंग ग्लोबली। इसका ज्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना, थीम याद रखनी है, क्या ये होना था, क्या इसके फोकस एरियाज हैं, एक ग्रोथ को कैसे हम इलेक्ट्रीफाई करें, क्योंकि कोल बेस्ड ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पर एम्पावरिंग सस्टेनेबिलिटी, कनेक्टिंग ग्लोबली एंड टेक्नोलॉजी शोकेसेस, तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, बट हमें पता होना चाहिए कि कोई भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट भी जो है वो यहाँ पर हुई थी। नाउ इंडिया टू रोल आउट व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी बाय 2026। ये 2026 के एंड तक आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं? यहाँ पर वायरलेस सिस्टम्स इनेबलिंग व्हीकल टू डायरेक्टली एक्सचेंज डेटा विद द नियर बाय व्हीकल। अब आपके सामने गाड़ी चल रही है, आप उस गाड़ी के साथ में डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं विदाउट एनी मोबाइल नेटवर्क। ये है व्हीकल टू व्हीकल टेक्नोलॉजी। इससे क्या होगा? यू विल बी एबल टू प्रिवेंट दी कॉलिजन एंड पाइल अप वाया रियल टाइम अलर्ट। तो आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके पास अलर्ट आ सकता है कि आगे जो है वो यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है, आप अपनी स्पीड स्लो डाउन कर लें। ईच व्हीकल विल गेट अ सिम लाइक डिवाइस टू सेंड और रिसीव अ सिग्नल। ये डेडिकेटेड रेडियो बैंड 5.85 और 5.905 गीगाहर्ट्ज को यूज करेगा, एंड ये ब्लाइंड स्पॉट, लो विजिबिलिटी जैसे एरियाज को भी कवर करेगा, जिससे कि हम रोड एक्सीडेंट्स को जो है वो बचा सके। सेकंड हमारा है इंडिया पोस्ट लॉन्चेस स्पीड पोस्ट 24 एंड स्पीड पोस्ट 48 सर्विसेज। आपको पता है ज्योतिरादित्य पहले कांग्रेस में थे, देन ही केम टू बीजेपी। बीजेपी के आने के बाद उनको एविएशन मिनिस्टर बनाया गया, कम्युनिकेशन मिनिस्टर बनाया गया। अब उन्होंने इंडिया पोस्ट में लॉन्च करा क्या कि हम अभी इंडिया पोस्ट में हमें क्या है कि आज डाक डालोगे तो 7 दिन बाद, 5 दिन बाद जो है वो मिलेगा। अब यहां पर आपको नजर आएगा क्या? अब आपको नजर आएगा कि ये चीज इंडिया पोस्ट में नहीं है, अब है 24 और 48 सर्विसेज। ज्यादा कुछ खास नहीं है, बट
मतलब पीआईबी की आई हुई थी, तो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। इंडिया टू होस्ट 28th कॉमनवेल्थ स्पीकर कॉन्फ्रेंस। अब ये कॉमनवेल्थ गेम्स की बात नहीं हो रही है, नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कहां होने वाले हैं ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बट 28th कॉमनवेल्थ स्पीकर कॉन्फ्रेंस जो है वो नई दिल्ली में होगी, और वो होगी 2026 में। इसके चेयरपर्सन होंगे जो हमारे लोकसभा के स्पीकर हैं, वो हैं ओम बिरला। स्टैंडिंग कमिटी सेट द एजेंडा फॉर 2026 CSPOC। इंडिया हैज द हिस्ट्री ऑफ होस्टिंग दिस कॉमनवेल्थ स्पीकर कॉन्फ्रेंस। पहले इंडिया ने 1970s में करी, फिर 1986 में करी, 2010, यानी कि इस बार हम चौथी बार इसको होस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इंडिया ने कॉमनवेल्थ स्पीकर कॉन्फ्रेंस पहली बार होस्ट करी है, नहीं, वो गलत होगा। वो चौथी बार इंडिया जो है वो यहां पर होस्ट कर रही है। 1969 में इसको स्टैब्लिश करा गया था। हर दूसरे साल होती है ये 2 ईयर साइकिल, यानी कि फुल मेंबरशिप कॉन्फ्रेंस एवरी 2 ईयर। स्टैंडिंग कमिटी चेयरपर्सन जो है वो रोटेशन में होता है होस्ट इकोनॉमी के, मतलब हर साल बदलता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में भी एक बार आप इसका डेटा अगर पढ़ते रहेंगे तो आपके लिए भी बहुत इजी रहेगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड दिस डेटा। चलिए आगे चलते हैं। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है यहां पर एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव अनाउंसेस एडिशन ऑफ 2 न्यू वेटलैंड। आप सभी लोगों को पता है कि ये वेटलैंड जो है वो रामसार लिस्ट में ऐड हुए हैं। रामसार पता होना चाहिए आपको, ईरान में है। ईरान बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब ये जो वेटलैंड है, इट इज इन कच्छ इन गुजरात एंड इटाहा इन उत्तर प्रदेश, हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज रामसार साइट्स। अब डेजिग्नेशन ऑफ पटना बर्ड सेंचुरी इन इटाहा एंड छारी धांड इन कच्छ हैज बीन आइडेंटिफाइड एज रामसार साइट्स। तो ये 2 साइट्स हमें पता होनी चाहिए, एक यूपी में है इटाहा में, और एक कच्छ में है जिसका नाम है छारी दंड। जो यूपी में है उसका नाम है पटना बर्ड सेंचुरी। अब इसको आप बिहार मात के मत चलना, क्योंकि नाम नाम में ही जो है वो सारा खेल है। छारी रांड जो है वो एक सीजनल सेलाइन वेटलैंड है विच इज अराउंड बानी ग्रासलैंड एंड सॉल्ट फ्लैट्स ऑफ कच्छ। और इसमें आपको नजर आएगा 30,000 कॉमन क्रेन्स भी जो है वो यहां पर हर साल विजिट करती है। पटना बर्ड सेंचुरी जो है इसमें फ्रेश वाटर मार्शेज हैं, वुडलैंड्स हैं और ग्रासलैंड्स हैं। अब इसको एक इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया भी जो है वो डिक्लेयर करा गया था बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। अब एक चीज और देख लेना कि अगर ये दो हम ऐड कर देते हैं तो इंडिया में जो रामसार साइट्स हो जाती हैं वो हो जाती हैं टोटल अब 98। रामसार साइट्स क्या है? वेटलैंड्स हैं दैट आर डेजिग्नेटेड एज ए बीन ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, रामसार कन्वेंशन जो है वो 1971 में साइन हुआ था। रामसार एक एरिया है जो है ईरान के अंदर। इंडिया इज वन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू द रामसार कन्वेंशन। इंडिया ने रामसार कन्वेंशन को ज्वाइन करा था 1982 1 फरवरी को, और 1 और 2 फरवरी को जो है वो इंटरनेशनल वेटलैंड डे भी बनाया जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। ये है छारी धांड और ये है पटना बर्ड सेंचुरी। तो ओवरऑल इंडिया में अब 98 रामसार साइट्स हैं एज ऑफ जनवरी 2026। अभी हम नवंबर 2026 तक जब पढ़ेंगे तो जब कितना होगा हमें नहीं पता। अभी रामसार साइट्स 98 है। ठीक है, चलिए। सुप्रीम कोर्ट सेज फंडामेंट मेंस्ट्रुअल हेल्थ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो ये जया ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो है इस केस इस राइट जो है वो सामने आया। जैसे राइट टू प्रिवेसी था, ये किस केस से बाहर निकल कर आया था? पुट्टा स्वामी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वैसे ही आपको ये केस भी याद होना चाहिए, डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहां पर मेंस्ट्रुअल हेल्थ विल बी कंसीडर्ड एज योर फंडामेंटल राइट। जहां पर सारे स्कूल्स को ऑर्डर करा गया कि आप यहां पर फ्री सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करेंगे एंड जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स होंगे, यानी कि मेल और फीमेल का टॉयलेट जो है वो यहां पर अलग होगा, क्योंकि प्रिवेसी भी एक कंसर्न है यहां पर। कोर्ट ने बोला कि पैन इंडिया इंप्लीमेंट करा जाए यूनियन नेशनल पॉलिसी को। मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी जो है वो स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए लागू करी जाएगी जल्द से जल्द।
अब आपको पता होना चाहिए कि जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है वो और सारे राइट से भी मतलब कहीं ना कहीं पर लिंक्ड है। जैसे लिंक टू आर्टिकल 14। अब इसमें आर्टिकल 14 में हम कैसे कर सकते हैं? आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी और इनइक्वालिटी। Inaccessibility of menstrual health measures strips away the right to participate on equal terms in school. Biologically मेल और फीमेल अलग होते हैं, तो if female is undergoing through a menstrual cycle, she will not be able to participate in the school. क्यों? क्योंकि अगर स्कूल में अगर if the female is attending school and suppose the menstrual cycle hits दोपहर के अंदर, तो where she will go? तो वो स्कूल के अंदर मेंस्ट्रुअल पैड्स जो हैं वो सैनिटरी पैड्स जो हैं वो होने चाहिए। डिग्निटी मस्ट ट्रांसलेट इनटू लिविंग कंडीशंस फ्री फ्रॉम ह्यूमिलेशन, स्टिग्मा एंड एक्सक्लूजन। तो अगर आपके पास इनएक्सेसिबिलिटी है, प्रोडक्ट्स नहीं है, तो द गर्ल वुड एक्चुअली फील ह्यूमिलेटेड, है ना? क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में ऐसा तो है नहीं कि कुछ चीज आपको नजर नहीं आएगी, देयर वुड बी स्टेनिंग एंड लॉट अदर इश्यूज। तो इस वजह से ये यहां पर लिंक करता है। ऑल स्कूल मस्ट प्रोवाइड सैनिटरी पैड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर मैंडेट। तो बस ओवरऑल आपको एसेंस ऑफ द जजमेंट में यही समझ आना चाहिए कि इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डिग्निटी। यूपीपीसीएस में अगर पूछेंगे तो केस का नाम पूछ सकते हैं, या ये पूछेंगे कि राइट टू प्राइवेसी, मेंस्ट्रुअल हेल्थ, इनमें से कौन से फंडामेंटल राइट है। यूपीआई सेट टू लॉन्च इन जापान, एक्सपैंडिंग इंडियाज डिजिटल पेमेंट रीच। यूपीएससी ने 2025 के प्रीलिम्स में ये सवाल पूछा था कि यूपीआई किस किस कंट्री के अंदर जो है वो अवेलेबल है। तो अभी हम सब लोगों को पता है कि वो यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट, जहां पर दुबई, आबू धाबी है, वहां पर भी ये अवेलेबल है, और बहुत सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी यूपीआई जो है वो अवेलेबल है। तो आप लोग ये कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जापान के अलावा यूपीआई जो है वो और किस किस कंट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करा जा चुका है। India's unified payment interface is set to debut in Japan, marking another milestone in the global expansion of the country's flagship digital payment system. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये किसके द्वारा लेकर आया गया था? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किसके द्वारा लेकर आया गया था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लेकर आया गया था, या कोई बैंकिंग कंसोर्टियम के द्वारा लेकर आया गया था? ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप ये मत सोचिएगा कि प्रीलिम्स में सिर्फ यही पूछ लेंगे कि यूपीआई जो है वो जापान में लॉन्च होने वाला है। वो आपसे स्टैटिक इंफॉर्मेशन में भी पूछ सकते हैं, जो जनरली मैं इकोनॉमिक्स की क्लासेस में पढ़ाता हूं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इकोनॉमिक्स का कोर्स नहीं देखा है तो वो आप मेरे कोर्स मॉड्यूल में जाकर देख सकते हैं, मेरी ऐप पर जाकर देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स का कोर्स जो है वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे दिया जा रहा है, दैट इज 499 एट दिस पॉइंट, जिसमें आपको पूरी इकोनॉमिक्स जो है वो कवर करवाई जाएगी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। यूनिफाइड पेमेंट इज अ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम विच इज डेवलप्ड अंडर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको यूपीआई को कब लेकर आया गया था? लेकर आया गया था 2016 में। एनपीसी, ये नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको कब लेकर आया गया था? ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इकोनॉमिक सर्वे, आप सभी लोगों को पता है कि इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है। इकोनॉमिक सर्वे और बजट के अंदर एक बेसिक डिफरेंस होता है, और इकोनॉमिक सर्वे हमेशा बजट से पहले पार्लियामेंट में जो है वो प्रेजेंट करवाया जाता है। अब जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो बताता है कि हमारा पिछला साल जो है वो कैसा बीता, और आने वाले सालों में, आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हमारी कंट्री के लिए क्या चैलेंजेस हैं। लेकिन जो बजट होता है, इट इज अ फ्यूचर लुकिंग डॉक्यूमेंट। बजट ये बताता है कि अगले साल हम कितना पैसा खर्च करने वाले हैं, और इकोनॉमिक सर्वे ये बताता है कि हमारा पिछला साल जो है वो कैसा बीता है। इकोनॉमिकली स्पेसिफिकली वो यहाँ पर बताता है कि हमारी कंट्री की ओवरऑल क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, क्या हमारी कंट्री के सामने जो है वो हेडविंड्स हैं। हेडविंड्स का मतलब क्या आगे चैलेंजेस होने वाले हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे एक एनुअल डॉक्यूमेंट है विच इज प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट अहेड ऑफ द यूनियन बजट टू रिव्यू द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इकोनॉमिक डिवीजन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स in the Ministry of Finance under the supervision of Chief Economic Advisor। हमारे इस समय पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? वी अनंथा नागेश्वरन। और यहां पर आपको पता होना चाहिए करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? श्री निर्मला सीतारमन। अब फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन है, उन्होंने जनवरी 2026 27 जनवरी को उन्होंने पार्टिसिपेट करा इन ट्रेडिशनल हलवा सेरेमनी। ये जनरली मीठा खिलाया जाता है। आपको पता होगा कि हलवा सेरेमनी इज अ इनफॉर्मल सेरेमनी जो बजट से पहले होती है। अच्छा, यहां पर निर्मला सीतारमन का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड भी है, और रिकॉर्ड है कि इनकी रिकॉर्ड हुई है लॉन्गेस्ट स्पीच इन द पार्लियामेंट इन दी बजट सेशन।
तो निर्मला सीतारमन होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर लॉन्गेस्ट यूनियन बजट स्पीच इन इंडिया हिस्ट्री, जो इन्होंने डिलीवर करी थी 2021 में, वेयर शी स्पोक फॉर 2 आवर 40 मिनट्स, यानी कि एक तरीके से 200 मिनट के लिए, सॉरी हाँ, 160 मिनट्स के लिए शी स्पोक कंटिन्यूसली, और एक दो बार ही पानी पिया खाली। 160 मिनट जो है वो निर्मला सीतारमन जी बोली। 2021 के कोविड के बाद का ईयर है, 2020 में कोविड आया था, तो बहुत सारे चैलेंजेस थे, बहुत सारे रिफॉर्म्स, आत्मनिर्भर पैकेज वगैरह लेकर आया गया था, इसलिए इन्होंने इतना लंबा जो है वो यहाँ पर बोला। सबसे पहली महिला कौन थी जिन्होंने बजट पेश करा था? वो थी यहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी, और इन्होंने पेश करा था 1971 में। 2021 में जब निर्मला सीतारमन जी ने बजट भी पेश करा था और लॉन्गेस्ट स्पीच रिकॉर्ड करी थी, तब इंडिया का पहला पेपरलेस बजट भी जो है वो आया था, राइट, क्योंकि पैंडेमिक उस समय पर चल रहा था। अच्छा, यहां पर कुछ और बेसिक चीजें भी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। कौन ऐसे इंडिविजुअल या पर्सनालिटी हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा बजट्स जो है वो पेश करे हैं? वो है मोरारी जी देसाई। उन्होंने पूरे 10 बजट्स जो हैं वो पेश करे हैं। 6 बजट्स जब वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे 1959 से 64, और 4 बजट्स उनके सेकेंड टर्म में। निर्मला सीतारमन जी ने जो 1 फरवरी 2026 में बजट पेश करा, वो उनका 9th कंसेक्यूटिव टर्म था, यानी कि उन्होंने भी अब 9 बजट जो है वो पेश कर दिए हैं। अब 2027 की जो फरवरी होगी, उसमें वो 10वां बजट पेश करेंगी, अगर वो फाइनेंस मिनिस्टर रही तो, राइट। चलो, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पर अब आ जाते हैं। यूएसए लॉन्चेस स्ट्राइक ऑन वेनेजुएला, ट्रम्प क्लेम्स मदुरो कैप्चर्ड। अब आप बोलोगे सर ईरान की न्यूज तो आपने करी नहीं। भाई, ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है वो हुआ है 4th वीक ऑफ फरवरी में, तो हम ईरान की न्यूज तभी कवर करेंगे ना जब हम फरवरी में आ जाएंगे। अभी क्या फायदा होगा उसका करने का, राइट। चलिए, तो यूनाइटेड स्टेट रिपोर्टेडली कैप्चर्ड निकोलस मदुरो, प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला, फॉलोइंग अ लार्ज स्केल स्ट्राइक। अब इसमें क्या ऑपरेशन था वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा, याद होगा, जब हम यूएसए और इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक करा था तो उन्होंने ऑपरेशन को नाम दिया था एपिक फ्यूरी। अब इन्होंने इस ऑपरेशन का नाम दिया है एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व जो है वो लेकर आया गया 3 जनवरी 2026 को, which was described as a major US military mission aimed at capturing Nicolas Maduro and his wife Celia Flores, bringing them into the US custody। किस चीज के चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए थे? नार्को टेररिज्म, यानी कि ये लोग ड्रग्स वगैरह की बहुत ज्यादा ट्रैफिकिंग करते हैं और ड्रग्स के पैसों से टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं। सिमिलरली आपको पता होना चाहिए कि जब मैं वेनेजुएला की बात करता हूं तो इसके कुछ बॉर्डर्स भी हैं। गयाना ईस्ट में है, ब्राजील साउथ में है, कोलंबिया साउथ वेस्ट में और वेस्ट में है। इसकी कैपिटल है कैराकास। इसकी जो मेजर रिवर्स हैं वो है ओरिनोको, जो कोलंबिया के साथ वो शेयर करते हैं, एंड रियो नीग्रो विद कोलंबिया एंड ब्राजील। जो साउथ अमेरिका के अंदर लार्जेस्ट लेक है वो भी वेनेजुएला के ही अंदर है, जिसका नाम है लेक माराकाइबो। हाईएस्ट पॉइंट इसका पीको बॉलीवार है, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड का जो हाईएस्ट वाटरफॉल है एंजल फॉल्स, ये भी गयाना हाईलैंड में ही आता है। इतना ही आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। मेजरली जो सवाल पूछा जाएगा वो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व या फिर निकोलस मदुरो से ही पूछा जाएगा। RQ-170 सेंटिनल, तो जो ये यूएस का रेयर एयरफोर्स RQ-170 सेंटिनल है, ये रिसेंटली स्पॉट करा गया रिटर्निंग टू रूजवेल्ट रोड नेवल स्टेशन इन ईस्टर्न पोर्टो रिको, जब इन्होंने वेनेजुएला के ऊपर अटैक करे। ये एक अमेरिकन हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी कि इसको रिमोटली कंट्रोल जो है वो करा जा सकता है। इट इज डिजाइन्ड टू एग्जीक्यूट इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड टारगेट एक्विजिशन एंड रिकॉनेसेंस। तो ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में बहुत ज्यादा यूज करा जाता है, और यूएस में ये मिड 2000s में ही एंटर कर चुका था, यानी कि यूएस के द्वारा डेवलप करा गया था 2005-6 के आसपास। ठीक है, मॉनरो डॉक्ट्रिन ये भी इसी से ही रिलेटेड है। तो यूएस का जो एक्शन है वेनेजुएला के अगेंस्ट, ये आपको नजर आएगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन्वोक करी थी मॉनरो डॉक्ट्रिन। अब ये मॉनरो डॉक्ट्रिन क्या है उसको समझ लेते हैं। ये जो मॉनरो डॉक्ट्रिन है ये बताती है, ये यूएस की ही फॉरेन पॉलिसी है, which assert that western hemisphere is exclusive sphere of the यूनाइटेड स्टेट्स। मतलब जो वेस्टर्न हेमिस्फेयर है वो यूएस का एक्सक्लूसिव स्फेयर है,
and any external, especially European interference would be treated as a hostile act against the US. तो अगर कोई भी यूरोपियन कंट्री या कोई भी फॉरेन कंट्री अगर उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करेगी तो वो यूएस के अगेंस्ट एक अटैक माना जाएगा। ये 1823 बाय जेम्स मॉनरो के द्वारा स्टैब्लिश करी गई थी, which who was the 5th president of the United States, and it was announced during his State of the Union address to the US Congress. तो मॉनरो डॉक्ट्रीन के अकॉर्डिंग ही डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर करा है, ये आपको पता होना चाहिए। G20's impact and the global governance initiative. तो अभी G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली थी 2023 में, और उसमें इंडिया ने इंट्रोड्यूस करा था ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। अब ये जो ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव है, इट इज टू रिफॉर्म ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर, और इसके 4 मेजर प्रपोजल जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, जहां पर हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट, पावर्टी रिडक्शन एंड पीपल सेंट्रिक ग्रोथ के बारे में हम बात करेंगे, सो दैट नो वन इज लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, फिर उसके बाद ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव, वेयर कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, पीसफुल डायलॉग एंड ये सारी चीजें, ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव एंड ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव। तो ये 4 इनिशिएटिव आपको याद होने चाहिए जो इंडिया के द्वारा लेकर आए गए थे G20 समिट में, जो 2023 में हुई थी। अब ओपेक पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, 1970s में इसको स्टैब्लिश करा गया था। तो अब ये ओपेक में क्या बोला गया है, इसमें बोला जा रहा है कि अभी रिसेंटली यूएई ने ओपेक को छोड़ दिया है, पर ये न्यूज जो है वो मार्च अप्रैल में आती है ना, मार्च अप्रैल में आती है। अभी हम जनवरी के करंट अफेयर्स में हैं, तो ओपेक वापस से आपके पास आने वाला है। ओपेक जो है, इट इज एन अलायंस ऑफ मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन। अब ये जो ओपेक प्लस है, ये बना 2016 में, लेकिन ओपेक जो है वो 1970s में बन चुका था, जब ऑयल क्राइसिस आए थे 1971 में ईरान इराक के वॉर के समय पर। इट कंसिस्ट ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज 22 विच मीट रेगुलरली, कि भाई ऑयल के प्राइसेस को कैसे जो है वो डिटरमाइन करना है। वैसे आपको पता होना चाहिए जो ग्लोबल क्रूड ऑयल है, उनके प्राइसेस जनरली डिमांड और सप्लाई के हिसाब से ही जो है वो मेजर करे जाते हैं। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल कंडीशंस आ जाती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यूएस, ईरान और इजराइल के बीच में वॉर हो रहा है, जहां पर यूएस और इजराइल एक साइड पर है, और ईरान कहता है कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जो है वो यहां पर चोक कर रहा हूं, या मैं उसके ऊपर ब्लॉक कर रहा हूं, तो हमारी वर्ल्ड का अराउंड 70% के आसपास जो ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू से निकलता है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दिया जाएगा तो ऑयल की सप्लाई जो है वो चोक हो जाएगी, कट डाउन हो जाएगी। और जब किसी भी चीज की सप्लाई कट डाउन कर दी जाती है और डिमांड कंसिस्टेंट रहती है, या हम देखते हैं डिमांड ग्रेजुअली बढ़ ही रही है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द प्राइस ऑफ द ऑयल इज गोइंग टू इंक्रीज। तब यूएस, जब ये वॉर स्टार्ट हुआ 27 और 28 फरवरी के आसपास, तो जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे वो थे $68 पर बैरल। एक बैरल के अंदर 150 लीटर के आसपास जो है वो क्रूड ऑयल होता है। अब इस समय पर जब आप देखेंगे, अभी तो वैसे क्रूड ऑयल चल रहा है $80 से $85 बैरल के बीच में, लेकिन ये 100 बैरल तक पहुंच चुका था, $100 प्रति बैरल। मतलब एक तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइसेस में 30 से 40% तक का जंप हमें देखने को मिला था। मेंबर्स ऑफ ओपेक में इसमें 12 ओपेक कंट्रीज तो बहुत पहले से थी, बाद में आई अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, रशिया, मेक्सिको, मलेशिया, साउथ सुदान, सुदान एंड ओमान। ये जो 12 है इसमें यूएई भी थी, अभी वो नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा और बात कर लेते हैं। इट इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इसको 1960 में स्टैब्लिश करा गया था। अब इसके 5 फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला। ठीक है, अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी इसमें मेंबर बताया जा रहा है, क्योंकि हम जनवरी पढ़ने, लेकिन बाद में ये 11 हो जाएंगे। अंगोला विड्रू इट्स मेंबरशिप इफेक्टिव जनवरी 2024। इसका हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है, ये भी हमें पता होना चाहिए। यूएस विड्रॉज फ्रॉम 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंडर ट्रम्प ऑर्डर। तो इंटरनेशनल आपको नजर आएगा कि इन्होंने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से जो है, चाहे बहुत यूएन बॉडीज है, इंडिया फ्रांस लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इससे इन्होंने अपने आप को जो है वो विड्रॉ कर लिया है। सॉरी। चलिए,
आगे चलते हैं। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो 2015 में बनाया गया था और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी लेड ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि इन्होंने ये COP21 समिट में अनाउंस करा था इन पेरिस, वो भी फ्रांस में है। तो आप ये देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसके बारे में भी जो है वो फ्रांस में ही अनाउंस करा था, और AI समिट के बारे में भी फ्रांस में ही अनाउंस करा था। और UPSC हो या UPPCS हो, ये जनरली क्वेश्चन जो है वो ऐसे पूछते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में UPSC और UPPCS दोनों में बहुत बार सवाल आए हैं। तो यहाँ AI समिट से भी रिलेटेड सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो बी प्रिपेयर्ड अबाउट इट। इसका हेडक्वार्टर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गुड़गांव यानी कि गुरुग्राम में है। ये फर्स्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी कंट्री के अंदर एस्टैब्लिश हुई है और जिसके हेडक्वार्टर भी इंडिया में ही है। इसका मेंबरशिप इज ओपन टू सोलर रिसोर्स रिस्ट्रेट, जहां पर बहुत ज्यादा धूप आती है। वैसे UNFCCC, ये तो आप सब लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। UNFCCC को 1992 रियो अर्थ समिट में जो है वो बनाया गया था, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। फिर है ग्रीनलैंड। अब आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप, अगर हम इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में बात करें और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात ना करें तो वो नामुमकिन है। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने ये प्रपोजल रखा वेनेजुएला को कैप्चर करने के बाद, चलो भाई ग्रीनलैंड को भी कैप्चर कर ही लेते हैं, तो कि ग्रीनलैंड हैज रीसर्फेस्ड ट्रिगरिंग स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम डेनमार्क एंड यूरोपियन अलाइज। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि जो ग्रीनलैंड है वो एक्चुअली में है क्या। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड एंड अ सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी, लेकिन इस पर किंगडम ऑफ डेनमार्क या डेनमार्क की कहीं ना कहीं पर रूल है, एक्सटर्नल रूल जो है वो डेनमार्क का है। अब ग्रीनलैंड का जो सरफेस है 80% जो है वो इट इज कवर्ड इन दी आइस शीट्स विच इज सेकेंड ओनली टू अंटार्कटिका, एंड ये क्रिटिकल इंडिकेटर है ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। अब ग्रीनलैंड के सरफेस के अंदर बीनीथ द सर्फेसेस बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। तो अगर हम बोलते हैं कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया, तो क्या अमेरिका के पास सारे वो रिसोर्सेज हाथ में आ जाएंगे? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि ग्रीनलैंड के अंदर ना ही इक्विपमेंट्स हैं, ना ही ग्रीनलैंड के अंदर कोई आपको नजर आएगा कि कोई मैकेनाइजेशन हो रखा है। तो आपको ग्रीनलैंड के रिसोर्सेज को अगर हार्नेस करना है, उनको निकालना है, तो आपको सारी मशीन्स पहले US से वहां पर लेकर जानी पड़ेंगी, और जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो रिसोर्सेज से ज्यादा पड़ेगी। इस वजह से यहां पर कोई भी सक्सेसफुल प्लान नहीं माना जाएगा अगर US ग्रीनलैंड को एक्वायर भी कर लेता है या फिर इन्वेड भी कर लेता है। तो उनके पॉलिसी मेकर्स ने उनको यही समझाया दैट इट वुड नॉट बी गुड फॉर द US इकोनॉमी, क्योंकि US इकोनॉमी अगर रिसोर्सेज को ढूंढ रही है तो रिसोर्सेज जो है वो हमारे पास एक प्राइस पर आने चाहिए। लॉजिस्टिक कॉस्ट ही जब इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो आप रिसोर्सेज को निकालोगे कैसे? क्योंकि रिसोर्सेज तो एक्चुअली में बीनीथ द सरफेस है ना, आइस शीट्स के नीचे हैं। So located in the North Atlantic Ocean and Arctic region, and it is largely within the Arctic Circle between North America and Europe. ठीक है, बाकी आप इसमें पढ़ सकते हैं। इंडिया लॉन्चेस ब्रिक्स प्रेसिडेंसी 2026 वेबसाइट एंड लोगो। इंडिया ने फॉर्मली लॉन्च कर दिया ऑफिशियल लोगो एंड वेबसाइट फॉर ब्रिक्स 2026 प्रेसिडेंसी। तो ये ब्रिक्स इंडिया 2026 लोगो सिंबलाइज करता है इंक्लूसिविटी, डायलॉग एंड शेयर्ड ग्रोथ। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि UPPCS एग्जामिनेशन में जनरली थीम ही जो है वो पूछी जाती है। बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। एंड ये हमारी जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बोला ह्यूमैनिटी फर्स्ट एंड पीपल सेंट्रिक विजन होना चाहिए हमारा ब्रिक्स का। ब्रिक्स का आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो प्रेसिडेंसी है अभी वो 2026 में होगी। ब्राजील हैज फॉर्मली हैंडेड ओवर द ब्रिक्स 18 प्रेसिडेंसी टू इंडिया फॉर 2026, यानी कि 2026 इस साल में ब्रिक्स समिट जो है वो इंडिया होस्ट करने वाला है। और ये रोटेशनल वाइज होती है, जैसे आपको नजर आएगा ब्राजील के बाद गई तो फिर वो कहीं और गई। अब जैसे इस बार रशिया नहीं होस्ट कर रहा है तो आ गया, इंडिया आ गया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका, ऐसे जो है वो ब्रिक्स समिट जो है वो होस्ट करी जाती है। इंडिया विल सर्व एज द रोटेटिंग चेयर ऑफ ब्रिक्स इन 2026, और
ब्रिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो साउथ अफ्रीका ज्वाइंड इन 2011 टर्निंग ब्रिक इनटू ब्रिक्स, और ये पहली बार जो है वो 2004-5 में इस आइडिया को मूट करा गया था बाय अ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, तो ये लोगो जो है एक बार आप इसको पढ़ सकते हो कि इसके अंदर आपको नमस्ते, लोटस, ओवरऑल डिजाइन जो है वो आपको नजर आ जाएगा। यू कैन जस्ट सी द लोगो अगर आप देखना चाहें तो। चलिए, फिर हमारा आता है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इरीना। तो दे यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डिलीवर्ड इंडियाज नेशनल स्टेटमेंट एट 16th असेंबली ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी इन आबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अब ये इरीना जो है वहां पर यूपीएससी ने तो सवाल पूछा है, यूपीपीसीएस ने नहीं पूछा। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 2009 में बनाया गया था टू सपोर्ट कंट्रीज जो सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन में जाना चाहती हैं। जैसे कि आज की तारीख में इंडिया में भी 60% से 70% इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो कोल लेड होती है, यानी कि कोल को जलाकर टरबाइन घुमाया जाता है, उस टरबाइन के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। लेकिन इंडिया वॉन्ट्स टू शिफ्ट टूवर्ड सस्टेनेबल एनर्जी, जहां पर हमें कोल के ऊपर डिपेंडेंस कम करनी पड़े। कोल हम बाहर से भी खरीदते हैं, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से, और उसकी वजह से पोल्यूशन भी होता है, तो सस्टेनेबल नहीं है। तो हमें सोलर, विंड और इन सारी एनर्जीज के ऊपर फोकस करना है। इसके अंदर 170 मेंबर्स हैं, 169 स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन। अब अगर मैं इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो इसमें इसका जो अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो है इसकी असेंबली, यानी कि जो मेंबर कंट्रीज हैं। इसकी एक काउंसिल है जिसमें 21 मेंबर स्टेट्स हैं जो 2 साल के लिए इलेक्ट करी जाती हैं, और ये असेंबली को अकाउंटेबल है, मतलब ये जवाब देती हैं टू द असेंबली। ठीक है, बाकी इसका हेडक्वार्टर आबू धाबी यूएई में है। इट इज अ ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर, और इसका मिशन है कि हमें एनर्जी ट्रांजिशन और सस्टेनेबल एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट और एडॉप्ट करना है। आई होप मेरा पॉइंट आप लोगों को यहां पर समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। पैक्स सिलिका इनिशिएटिव, यूपीएससी ने 2026 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन पूछा था। पैक्स सिलिका इनिशिएटिव क्या चीज है ये? US has announced that India will be invited to join the US-led पैक्स सिलिका। वैसे तो 2025 में ही अनाउंस कर दिया गया था ये। तो पैक्स सिलिका की जो पहली समिट हुई थी वो दिसंबर 2025 में हुई थी। तो 2025 के ही प्रीलिम्स, 2026 के नहीं, 2025 के प्रीलिम्स में यूपीएससी ने ये सवाल पूछा था पैक्स सिलिका इनिशिएटिव के द्वारा बारे में। पैक्स सिलिका इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पर बोलता है कि वी हैव टू क्रिएट अ ट्रस्टेड एंड अ डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन फॉर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी एंड मिनरल्स, यानी कि टेक्नोलॉजी और जो मिनरल्स है उसकी सप्लाई चेन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर सप्लाई चेन में कोई भी डिसरप्शन आता है तो जनरली कॉस्ट जो है ऑफ द टेक्नोलॉजी, या जो जो भी टेक्नोलॉजी हमारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में यूज होती है वो बढ़ जाती है। जैसे कि अभी रिसेंटली आपको नजर आएगा कि हार्डवेयर के प्राइसेस, जो कंप्यूटर हार्डवेयर है रैम के, उनके प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं रिसेंटली वॉर की वजह से, या सेमीकंडक्टर चिप्स के जो प्राइसेस हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ब्रॉड एडॉप्शन की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। It is a strategic partnership to secure technology leadership and build resilient global supply chain. तो अभी इसके ग्लोबल पार्टनर्स कौन हैं? जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, नेदरलैंड, यूके, इजराइल, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ऑस्ट्रेलिया। और ये गेस्ट पार्टनर्स हैं ताइवान, यूरोपियन, कनाडा और ओईसीडी। अगर मैं ताइवान के बारे में बात करूं तो पूरे वर्ल्ड के 75% से ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स जो हैं वो ताइवान के द्वारा बनाए जाते हैं। इंडिया EUFTA, अब इसको मदर ऑफ ऑल डील्स का भी जो है वो नाम दिया गया। तो जो साइनिंग हुई ऑफ द इंडिया EU ट्रेड डील वाज अनाउंस्ड अमिड यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा एंड EU कमीशन प्रेसिडेंट वॉन डेर लेन 2-day इंडिया विजिट। तो ये आपको नजर आएगा, ये हैं उर्सुला वॉन डेर लेन जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ में हाथ मिला रही हैं। एंड आपको नजर आएगा कि यूरोपियन यूनियन के साथ में जो हमारा ये एग्रीमेंट हुआ उसमें
90% से ज्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो ड्यूटीज हटा दी जाएगी जो ईयू से इंडिया में आते हैं। और इसकी वजह से इंडिया के जो इंडिया और जो ईयू है उनके बीच में बहुत ज्यादा ट्रेड जो है वो बढ़ने वाला है। और ईयू के द्वारा जो एक्सपोर्ट करे जाते हैं हमारी कंट्री के अंदर गुड्स, वो भी डबल हो जाएंगे बाय 2032। EU exporters will save 4 बिलियन यूरोज इन ड्यूटीज। एंड ये बोला जाता है कि ये अभी तक की सबसे बिगेस्ट ट्रेड ओपनिंग रही है यूरोपियन यूनियन के लिए। और इंडिया को भी बहुत बड़े फायदे होने वाले हैं। इंडिया में जो भी अल्कोहल, जो भी कार्स इंपोर्ट होती हैं यूरोप से, उनके ऊपर भी ड्यूटीज स्लैश कर दी जाएंगी बाय 60, 70, 80%। तो ओवरऑल इंडिया के लिए जो फॉरेन गुड्स हैं वो और ज्यादा एक्सेसिबल और अफोर्डेबल हो जाएंगे। India makes historic debut as a partner country at Gulf Food 2026 इन दुबई। तो एक हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अपेडा, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आती है, और इसने ये पार्टिसिपेट करा और बताया कि हमारी कंट्री का क्या क्विजीन है, क्या हमारी कंट्री के अंदर फूड कल्चर है। ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल, यूनाइटेड अरब एमिरेट एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक एमओयू साइन करा फॉर दुबई, जहां पर वो ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल की मीटिंग करेंगे अगले 5 सालों तक। ग्लोबल फ्यूचर काउंसिल जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक फ्लैगशिप मल्टी स्टेक होल्डर नॉलेज नेटवर्क है, जहां पर बहुत सारे थिंक टैंक जैसे नीति आयोग को बुलाकर नए आइडियाज के ऊपर डिस्कशन करा जाएगा। इसका एस्टैब्लिश करा गया 2013 में। एंड इसमें ऑर्गेनाइजेशन कौन इन्वॉल्व है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपको पता होगा कि दावोस स्विट्जरलैंड में जो है वो हर साल एक उसकी समिट जो है वो होती है। ठीक है, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कुछ बारे में है कि क्या इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर बहुत सारे अटैक हुए हैं बाय ईरान थ्रू ड्रोन। क्योंकि अभी पता है ना, यूएस, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, अभी भी चल रहा है। अभी तो वैसे एक तरीके से बॉम्बिंग वगैरह सब रोक दी गई है, बट अभी भी कुछ एग्रीमेंट नहीं हो रखा है। लेकिन ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये मिडिल ईस्ट कंट्री है, लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ईस्ट एज ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला। इट इज दी इसकी मैरीटाइम बाउंड्री जो है वो पर्शियन गल्फ और यहाँ है। ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन। इसकी कैपिटल आबू धाबी है। बाकी मुझे नहीं लगता कि यहां से वो क्वेश्चन पूछेंगे। इस अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। चलिए, अब स्पोर्ट्स सेक्शन है हमारा, सेकंड लास्ट सेक्शन है। इसके बाद हमारा एक इंडेक्स का सेक्शन आएगा और उसके बाद हमारे आज के जो करंट अफेयर्स हैं और जनवरी के जो करंट अफेयर्स हैं वो पूरे खत्म हो जाएंगे। तो खेलो इंडिया गेम्स, सेकंड खेलो इंडिया गेम्स टू बिगिन एट घोगला बीच इन दीव। दीव पता है ना आपको, एक यूनियन टेरिटरी है। इवेंट इंक्लूड्स एथलीट्स फ्रॉम 25 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। इस कंपटीशन के अंदर जो है वो 6 मेडल डिसिप्लिन होंगे। बीच सॉकर, बीच पेनकाक सिलात, ओपन वाटर स्विमिंग, बीच, ये 6 होने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। खेलो इंडिया गेम्स जो है वो कंक्लूड हुए और उसमें कर्नाटका इमर्ज एज द विनर्स आफ्टर क्लिंचिंग 11 मेडल्स। कर्नाटका खेलो इंडिया गेम्स में जीती है, जिसमें उनको 11 मेडल मिले हैं, 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रोंज। टॉप 3 स्टेट्स कौन है? कर्नाटका, तमिलनाडु एंड मणिपुर। तो नॉर्थ ईस्ट से एक स्टेट है और 2 स्टेट्स हमारी सदर्न स्टेट्स हैं। तो कर्नाटका को 3 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रोंज मिले हैं। तमिलनाडु को 3 गोल्ड, 2 सिल्वर, 3 ब्रोंज। हरियाणा जो है वो 5वें नंबर पर है। वैसे हरियाणा भी बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स के लिए फेमस है, लेकिन यहां पर यही नजर आ रहा है आपको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और भी चीजें हैं जो स्पोर्ट्स की बेसिक बहुत खबरें हैं। जैसे मोहम्मद सिराज अपॉइंटेड हैदराबाद रणजी ट्रॉफी कैप्टन। Elisa Healy announces retirement from international cricket. Virat Kohli has become the fastest player to reach 228,000 runs across all formats. ठीक है, he is the only third batter to reach this milestone after Tendulkar and Kumar Sangakkara. He became fastest to make 28,000 in 624 innings. तेंदुलकर ने 644 में बनाए थे, संगाकारा ने 666 इनिंग्स में इसको बनाया था। मिशेल स्टार्क नेम्ड आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर दिसंबर 2025। विदर्भा क्लिनिक मेडन विजय हजारे ट्रॉफी टाइटल। ये जो है विदर्भा ने सौराष्ट्र को 38 रन से हराया, ज्यादा कुछ वो नहीं है।
स्पोर्ट्स हाइलाइट्स 2 में FC बार्सिलोना विन देयर 16 स्पेनिश सुपर कप, सेनेगल डिफीट्स मोरक्को टू विन वर्ल्ड कप। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, पता होनी चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स सेक्शन भी यूपीपीसीएस के लिए कुछ हद तक इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया संजय तकाले मेक्स हिस्ट्री, विंस H3 क्लास इस डकार रैली इन 2026 प्रोलोग। बेंगलुरु टॉप्स, अब इंडेक्सेस के बारे में बात कर लेते हैं। बेंगलुरु टॉप्स 2025 रैंकिंग एज बेस्ट इंडियन सिटी फॉर वुमेन। ये अवतार ग्रुप के द्वारा रिलीज करा गया, तो यहाँ पर वो नीति आयोग डाल देंगे, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इसमें 125 सिटीज को जो है वो असेस करा गया, और इसमें वुमेन इंक्लूजन, सेफ्टी, एम्प्लॉयमेंट एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है वो देखा गया। बेंगलुरु का जो सिटी इंक्लूजन स्कोर है वो है 53.29, और उसके बाद आता है चेन्नई 49.86। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। टॉप 2 सिटीज फॉर वुमेन जो है वो यहाँ पर कौन सी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। उत्तराखंड पुलिस टॉप्स ICJS 2.0 रैंकिंग। अब ICJS क्या है? इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नेशनल रैंकिंग। अब उत्तराखंड में इसको 93.46 जो है मार्क्स मिले हैं, हरियाणा को 93.41। तो ये जो ICJS है, इसमें क्या है? फैसिलिटेट सीमलेस डेटा शेयरिंग एंड कनेक्टिविटी अमंग क्रिमिनल जस्टिस एजेंसीज। तो ये जो क्रिमिनल जस्टिस एजेंसीज हैं, उनसे रिलेटेड जो भी डेटा है, शेयरिंग है, वो सारे की सारे जो जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको रैंक जो है वो यहाँ पर ज्यादा मिली है। तो उत्तराखंड पुलिस सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस नेशनल रैंकिंग। और जो उत्तराखंड का स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, उसको भी प्रयागराज महाकुंभ के लिए एग्जेम्पलरी परफॉर्मेंस जो है उसको बोला गया था कि भाई आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी, कि आपने प्रयागराज महाकुंभ 2025 जो है वो इतनी अच्छी तरीके से कंडक्ट करवाया। फिर हमारा आता है यहाँ पर हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। सबसे बढ़िया जो पासपोर्ट माना जाता है वो माना जाता है सिंगापुर का, जहां पर आप वीजा फ्री 192 कंट्रीज में जा सकते हैं। जैसे अगर आज की तारीख में मैं इंडिया का सिटीजन हूं, कल को मैं शायद ऑस्ट्रेलियन सिटीजन बन जाऊं या कहीं और का सिटीजन बन जाऊं, तो अभी इंडियन सिटीजन हूं, तो मुझे करीबन नजर आएगा कि मैं 50, 70, 80, 90 देशों में वीजा फ्री जा सकता हूं। लेकिन जो सिंगापुरियन पासपोर्ट है, वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट जो है वो माना गया। उसके बाद आपको नजर आएगा जापान और साउथ कोरिया का है, अफगानिस्तान का 101 पर है, राइट। तो सिंगापोरियंस कैन ट्रैवल टू 192 कंट्रीज, उनको वीजा की जरूरत नहीं है, सीधा फ्लाइट की टिकट बुक करवाई और सीधा पहुंच गए कंट्री में। इंडिया की रैंक जो है वो है 80th, और वो खाली 55 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट वीजा, जिसमें आपको नजर आएगा थाईलैंड है, मलेशिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी जाने के लिए आपको वीजा चाहिए, चाइना भी आपको जाने के लिए वीजा चाहिए, बहुत सारी कंट्रीज में हमें जाने के लिए वीजा चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया लॉन्चेस रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026। अब इसमें टॉप 5 कंट्रीज में सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, तो ये 2 S से हैं, तो S स्क्वायर याद कर लेंगे, डेनमार्क, साइप्रस, स्वीडन। इंडिया का रैंक इसमें 16 है। टॉप रैंक्ड एशियन नेशन जो है वो इसमें नजर आएगा आपको। ठीक है, तो ये कब लॉन्च करा गया था? रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स इज अ ग्लोबल कॉम्पोजिट इंडेक्स। ये इंडिया ने ही लॉन्च करा था, पहली बार 2020 में करा गया था। एंड इसमें इंडिया का जो गोल है वो है कि हमें $1 ट्रिलियन के आसपास जो है वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करना है। यही चीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए, और ज्यादा कुछ खास यहाँ पर है नहीं। ठीक है, ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स। सॉफ्ट पावर क्या होती है? जहां पर आप अपनी कल्चरल पॉलिसीज के थ्रू जो है वो और लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। जैसे कि आपको नजर आएगा 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे बनाया जाता है, तो ये इंडिया की एक सॉफ्ट पावर मानी गई है योगा। कैसे इंडिया अपने कल्चरल इन्फ्लुएंसेस के थ्रू और देशों में अपने कल्चर को फैला रहा है, तो वो सॉफ्ट पावर है। तो यूनाइटेड स्टेट्स हैज रिटेन्ड द टॉप पोजीशन बाय 74 आउट ऑफ 100 डिस्पाइट बीइंग द ओनली कंट्री टू विटनेस द शार्पेस्ट डिक्लाइन बाय 4.6। चाइना इसमें सेकंड पर है, जापान इसमें थर्ड पे है, यूके इसमें फोर्थ पर है। ठीक है, इंडिया की इसमें रैंक आती है 32। पहले इंडिया की रैंक 30 थी, अभी 32 हो गई है। इंडिया की रैंक 2 पोजीशन से नीचे आ चुकी है।
फिर QS क्वैकरॉली सिंड्रोम यूरोप रैंकिंग्स, यहाँ पर टॉप यूनिवर्सिटीज की बात हो रही है। तो जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं इन यूरोप वो है ऑक्सफोर्ड, ETH ज्यूरिक, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, इंपीरियल कॉलेज लंदन, UCL सॉरी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, ऐसी कुछ 10 यूनिवर्सिटीज हैं। 10 यूनिवर्सिटीज जो पूरे वर्ल्ड में है उसमें 7 जो है वो यूनाइटेड किंगडम में आती हैं, राइट। तो यही ओवरऑल हमारे जनवरी के करंट अफेयर्स हैं। यहीं पर ही हमारी आज की क्लास जो है वो ख़त्म होती है। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप ये चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे यहाँ पर कनेक्ट भी कर सकते हो। बाकी ऋषभ अरोड़ा 2205 ये मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी है। अगली बार से मैं इसमें वो डाल दूंगा QR कोड, जो आप डायरेक्टली अपने मोबाइल फ़ोन से स्कैन कर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं और करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ, और UPPCS प्रीलिम से रिलेटेड और सारे करंट अफेयर्स भी धीरे धीरे मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए इस कोर्स में ऐड करता रहूँगा। और मैं सितंबर के आसपास एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करूंगा जो स्पेसिफिकली UPPCS स्टूडेंट्स के लिए ही होगी, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा। कॉस्टिंग विल बी वेरी लेस, लाइक 199 या फिर 99 के आसपास जो है वो मैं टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड होगे तो ज़रूर उसको ज्वाइन करिएगा। आपकी प्रिपरेशन जो है वो उसके थ्रू मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करवाऊंगा। हर टेस्ट सीरीज़ में करीबन 5 टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट, और उनके आपको वीडियो डिस्कशंस भी दिए जाएंगे, तो आप उसकी चिंता मत करिए। तो आज की क्लास हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। कोई भी अगर डाउट होगा तो आप मेरे साथ में टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो होगा फरवरी का करंट अफेयर। एंड कोशिश करेंगे कि फरवरी के करंट अफेयर्स को हम 2 ही वीडियोस में पूरा कर दें, यानी कि इस वीकेंड में सैटरडे संडे में ही हम फरवरी की पूरे करंट अफेयर्स को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।